पिछले 4 दिन से YouTube के एनालिटिक्स पे मैं सिर्फ एक चीज देख रहा हूँ, चैप्टर 4 ऑफ OCM। अब जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर, 27 मार्क का वेटेज है, तो मैंने इस चैप्टर को सबसे लास्ट में रखा है। मैं भी आपसे आशा करता हूँ कि चैप्टर 4 करने से पहले के जो 7 चैप्टर है जो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है उसे आप अच्छे से कर लीजिए एंड देन चैप्टर 4 पे आइए, क्योंकि चैप्टर 4 अकेला ही बहुत बड़ा चैप्टर है। शायद एक चैप्टर ये पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उतने में 2-3 चैप्टर और हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे और जितना हो सके उतना उन्हें सुनिए, ताकि जब आप आंसर लिखोगे तब आपको सारी चीजें रिकॉल होती रहेंगी। आइए चैप्टर 4। अब इस चैप्टर 4 को मैं 2 वीडियो में डालूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बैंकिंग, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन को कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम कम्युनिकेशन और इंश्योरेंस को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फीचर ऑफ सर्विसेज। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस सर्विसेज, तो पहले सर्विस को जानना होगा। सर्विस क्या है? सर्विस, गुड्स और सर्विस हम पढ़ते हैं अक्सर हमेशा साथ में, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विस क्या है? जो इनटेंजिबल है, जो दिखता नहीं है। देखिए पहला ही पॉइंट वही है कि सर्विसेज आर इनटेंजिबल। Service is not physical product which can be touched or seen. A service can be experienced by the buyer or the receiver. Service lack material form and therefore they are intangible. उसका कोई material form नहीं है। दूसरा क्या है? Inseparability. आप सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। देखिए द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज इज दैट सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। एंड एक और चीज क्या होती है कि सर्विस का जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन एक ही टाइम पर होता है। मतलब जब मैं सर्विस दे रहा हूं तो तभी लोग उस सर्विस को यूज भी कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एक सर्विस है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पागलों की तरह क्लासरूम में अकेला पढ़ाऊंगा, कोई सेंस बात नहीं। जब बच्चे होते तब मैं पढ़ाता हूँ, तो जब सर्विस प्रोड्यूस भी हो रहा है और साथ साथ बच्चे उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज आर हेट्रोजिनस, मतलब ऐसा नहीं कि जो जैसा मैंने आज आपको पढ़ाया हो सकता है कि अगले वीडियो में इससे और बेहतर हो या इससे खराब भी हो सकता है। तो सर्विसेज आर हेट्रोजिनस, देयर कैन बी नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस। देखिए गुड्स के केस में गुड्स स्टैंडर्डाइजेशन हो सकते हैं, मतलब एक जैसा गुड्स ही मैं बार बार रिपीट कर सकता हूँ, बट सर्विस रिपीट करना एक जैसा मुश्किल है, क्योंकि हर यूजर के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है उस सर्विस का। फॉर एग्जाम्पल सेम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर। अगला पॉइंट है आपका पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी माने प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इनसेपरेबल। सर्विस को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। जिस टाइम पे सर्विस दी जा रही है तब सर्विस रिसीवर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, वरना फिर सर्विस प्रोवाइडर भी सर्विस देगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, इसको लिख कर आना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। द वेकेंट सीट, मतलब खाली सीट ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट ऑफ एन एयरलाइन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द आफ्टरनून फ्लाइट ऑफ द सेम एयरलाइन। जो खाली सीट थी, जो मॉर्निंग में आपकी सीट खाली गई होगी प्लेन में, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसको आप ऐसा बोलोगे कि नहीं और शाम को इसको भरेंगे। शाम को भर नहीं सकते, क्योंकि प्लेन में तो फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होती है। अगला पॉइंट है आपका नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। क्या है? अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर। गुड्स को कोई दूसरा खरीदेगा तो वो किसी और को बेचेगा, वो और किसी और को बेचेगा, लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं है। सर्विस में एक ही बार किसी को दे सकता हो, फिर वो सामने वाला उस सर्विस को ट्रांसफर नहीं कर सकता। द ओनरशिप ऑफ सर्विस कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स विद द होटेलियर। अगला पॉइंट है आपका कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। फॉर सर्विस पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल इंपॉर्टेंट। मैंने वही बोला कि मैं अकेले पढ़ा नहीं सकता। जब मैं सर्विस दे रहा हूं तो साथ में बच्चों का होना बहुत जरूरी है उस सर्विस को कंज्यूम करने के लिए। द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर। ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ सर्विसेज।
ऐसे तो मुझे उम्मीद बहुत कम है इस क्वेश्चन के आने की, लेकिन अपन कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये भी कवर कर लिया। अब आते हैं अपना मेन क्वेश्चन, बैंकिंग। देखिए पिछले 4 अटेम्प्ट से बैंकिंग का एक क्वेश्चन आया ही आया। मैं ब्रीफ की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रीफ तो 2 से 3 बार आ चुका है, लेकिन ये 2 से 3 बार डिस्टिंग्विश में भी आया है, क्योंकि ये वेटेज ही 27 मार्क का रखता है, तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप देखना कंफर्म है, समझो। आइए सबसे पहला क्वेश्चन, 8 मार्क्स का कंटेंडर, टाइप्स ऑफ बैंक। कितने टाइप के बैंक्स होते हैं? सबसे पहला सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टॉप मोस्ट, ये चीज को याद रखना जरूरी। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में, ये भी याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कब आया था? 1934। सेंट्रल बैंक का काम क्या है? फ्रेम्स मॉनेटरी पॉलिसी, इशू करेंसी नोट, गवर्नमेंट का बैंकर है, बैंक्स का बैंकर है। मॉनेटरी के रिगार्डिंग मतलब पैसों के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, 2000 के नोट लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है। पैसे भी वो लोग ही बनाते हैं, जो नोट आप छप के आते हैं तो कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। हम जैसे लोग एक्सिस बैंक में जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का किसके पास जाती है? आरबीआई के पास। और बैंकर्स बैंक, सारे बैंक का बैंक कौन? आरबीआई। अगला पॉइंट है आपका कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कमर्शियल बैंक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमर्शियल बैंक, वर्ड कमर्शियल का मतलब होता है कि ऐसी संस्था जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए बनी हुई है। तो जब ये बैंक्स प्रॉफिट बनाएंगे तभी तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा और लोगों को अच्छी सर्विस जाएगी। देखना, बैंक 2 टाइप के फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, और इसी पे ही अपने पास आगे क्वेश्चन भी है, वहां पे हम देख लेंगे। कमर्शियल बैंक को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक माने वो बैंक जिनमें मेजॉरिटी कैपिटल, मैंने ऐसा नहीं बोला पूरा कैपिटल, मेजॉरिटी कैपिटल गवर्नमेंट के पास होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेजॉरिटी कैपिटल जिस बंदे ने उस बैंक को बनाया उनके पास होता है। और फॉरेन बैंक में, फॉरेन बैंक को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ऐसा बैंक जिनका हेडक्वार्टर्स दूसरे कंट्री में, मतलब जिस कंट्री में वो जन्मे उस कंट्री में उनका हेडक्वार्टर्स है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन बैंक्स। एग्जांपल लिख कर आना है आपको। पब्लिक सेक्टर में आएगा बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक। प्राइवेट सेक्टर में आएगा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। और फॉरेन बैंक्स में आएंगे आपके सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तीसरा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक पहली बात किसके अंडर रजिस्टर होते हैं? इनको जन्म कौन देता है? इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कहाँ के लिए बने ये बैंक? ये सिटीज के लिए नहीं बने, ये सेमी अर्बन और रूरल एरियाज के लिए बने हुए, खासकर इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, फार्मर और छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स। अभी यहाँ भी 3 लेवल है, 3 टाइप है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो प्राइमरी वाले क्या है? प्राइमरी वाले काम करते हैं विलेज लेवल पे, इनको फंड्स मिलता है किससे? नीचे के 2 बैंक से, स्टेट कोऑपरेटिव और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव से। ये चीज आपको लिख कर आनी है। डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, और इनको पैसा कौन देता है? एक तो इनको पब्लिक, जनरल पब्लिक, जहां पे अपन डिपॉजिट करवाने जाते हैं अपने सेविंग्स को, तो जनरल पब्लिक देती है। और दूसरा इनको जो फंड मिलता है वो स्टेट कोऑपरेटिव से मिलता है। थर्ड पॉइंट है स्टेट कोऑपरेटिव। स्टेट कोऑपरेटिव कौन से लेवल पे ऑपरेट करता है? स्टेट लेवल पे ऑपरेट करता है। दे प्रोवाइड फंड्स टू सेंट्रल। ये स्टेट कोऑपरेटिव जो है, जो ये ऊपर के दोनों बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी क्रेडिट, इनको फंड्स देने का काम करता है। साथ साथ ये मॉनिटर भी करता है, सीसीटीवी कैमरा की तरह देखता है कि ये दोनों बैंक कैसा कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि पैसा ये दे रहा है, जो बंदा पैसा देता है वो हमेशा नजर रखता है, याद रखना। अगला आपका बैंक का टाइप है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। ये लोग मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स देते हैं। अब इनका मेन काम क्या है? एक एग्जांपल लिख लेना कि एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एसएफसी, एमएसएफसी। काम क्या है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन देना, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर करना, परचेस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड करना।
इसको रट के चले जाना, मीडियम टर्म लोन, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, परचेस ऑफ डिवेंचर। एक्सचेंज बैंक, एक्सचेंज बैंक किन्हें कहते हैं? ऐसी बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डॉलर है तो आप उसको रुपीज में कन्वर्ट करवाने कहाँ जाओगे? इन एक्सचेंज बैंक के पास जाओगे। तो इनका काम क्या है? तो पहले एग्जांपल लिखना कि एक्सचेंज बैंक किनको बोलते हैं, कौन सी बैंक से? बार्कले, बैंक ऑफ टोक्यो। काम क्या है? पहला फाइनेंसिंग करना, मतलब लोन देना, फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन, मतलब अगर आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो अगर आपको लोन चाहिए तो लोन मिल जाएगा। एलसी देना है, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्या होता है? ये एक गारंटी होता है जो इंपोर्टर देता है एक्सपोर्टर को कि पैसा आ जाएगा बाई टाइम पे। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। और रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर आपके बाहर देश में शेयर मार्केट में आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन बैंक्स के थ्रू आपको डिविडेंड, इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगला बैंक है आपका रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक को हम ग्रामीण बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब इस ग्रामीण बैंक में ओनरशिप किसके अंडर कैसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी 50% ओन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट 15% ओन करते हैं, और स्पॉन्सर्ड बैंक 35%। स्पॉन्सर्ड बैंक कौन होगा? मोस्टली स्पॉन्सर्ड बैंक आपके कमर्शियल बैंक्स होंगे, एक्सिस बैंक, वो सारे। आरआरबी क्या करता है? डिपॉजिट को रूरल और सेमी अर्बन एरिया से एंड प्रोवाइड लोन्स, मतलब सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं और लोन देते हैं मोस्टली किसको? मार्जिनल फार्मर, छोटे फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल आर्टिसन, जो पॉट आर्टिस्ट लोग होते हैं गांव में। सेविंग बैंक, फालतू बैंक। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज टू एनकरेज सेविंग, बस, इसके आगे कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंक, आपने बहुत बार सुना होगा कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब करनी है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक होता क्या है? ये बैंक कोई पैसा आपसे कलेक्ट नहीं करता, ना ही आपको लोन देता है। इनका मेन काम होता है फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंट, एडवाइस देने का सबसे ज़्यादा काम है। ये लोग, अभी अपने को पता होगा कि वीआई, वोडाफोन आइडिया, पहले ये दो कंपनियां अलग हुआ करती थी, लेकिन ये लोग साथ में आए, वीआई बन गए, वोडाफोन आइडिया बन गए। तो ये साथ में आने का जो प्रोसीजर है ये भी इन्वेस्टमेंट बैंक करवा के देता है। और जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक डू नॉट डायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक, आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप जाओगे ऐसे ही डिपॉजिट करने के लिए, भगा देंगे आपको वहां से। अब कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक है जिनका जैसा नाम वैसा काम। फॉर एग्जांपल, स्पेशलाइज्ड बैंक को क्या बोलते हैं? जैसा नाम वैसा काम। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, नाम में लिखा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर को देंगे ये लोग। मेन इनका ये क्या है, व्यू क्या है? प्रमोट करना है कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड को। दूसरा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा देने के लिए, खासकर एमएसएमई के लिए बनाएंगे बैंक। कब हुआ था ये स्टार्ट डेट? 2 अप्रैल 1990, और ये एमएसएमई सेक्टर को ज़्यादा कोऑर्डिनेट करता है। लास्ट है आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड एपेक्स बैंक है, याद रखना। अभी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। लोग क्या होता है कि क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ते नहीं है और एपेक्स वर्ड देखकर ही सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्लिक करके आते हैं। अब एपेक्स के आगे भी पढ़ना जरूरी है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। जब ये शब्द आएगा एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर तो नाबार्ड लिख कर आना भाई, और अगर एपेक्स बैंक ऑफ बैंक्स आएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना इस चीज को। ये थे सारे आपके टाइप्स ऑफ बैंक। अगर ये क्वेश्चन आया टाइप्स ऑफ बैंक 8 मार्क्स के लिए, तो सारे टाइप्स आपको मेंशन कर कर आना है। और 8 मार्क्स के लिए अगर आया तो आपको डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और डायग्राम बनाना भूलना नहीं है। आइए, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस का मतलब क्या? फंक्शंस का मतलब है काम, कि क्या काम करता है हमारा कमर्शियल बैंक, जो एक्सिस बैंक होता है ना, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन लोग का काम क्या है भाई? ये लोग 2 टाइप के काम करते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वो बेसिक फंक्शन है, उसी चीज से बैंक जानी जाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन उनका एडिशनल सर्विस है, वो कभी होंगी कभी नहीं होंगी, भगवान जाने। लेकिन प्राइमरी फंक्शन हमेशा एक बैंक में होगी, जिसके भी नाम के पीछे बैंक लिखा होगा वो प्राइमरी फंक्शन तो देगा ही देगा।
सेकेंडरी हो सकता है कि ना दे। देखो प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब या तो जनरल पब्लिक से लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, जो लोग अपना सेविंग डिपॉजिट करते हैं, और या तो फिर वो लोन देगा, किसी को हाउस लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, तो लोन्स भी दे सकते हैं। देखिए अब डिपॉजिट में भी दो टाइप का डिपॉजिट है। मतलब जब हम लोग बैंक में जाते हैं तो हमारे पास दो टाइप का डिपॉजिट का ऑप्शन होता है। एक होता है टाइम डिपॉजिट, दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। देखिए मोस्टली जो हम लोग करते हैं बैंक में वो डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है कि भाई मैं जब भी बैंक से डिमांड करूं तब वो मुझे पैसा दे या मुझसे पैसा ले। टाइम डिपॉजिट क्या है? टाइम डिपॉजिट में मैंने एक बार जो पैसा दे दिया ना उनको, फिर वो फिक्स टाइम के बाद ही देंगे आपको, उससे पहले नहीं देंगे। उससे पहले अगर आपको चाहिए तो फिर आपको पेनल्टी भर के पैसा मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट देखो। डिमांड डिपॉजिट में क्या है? दो चीजें, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट आम जनता, करंट अकाउंट बिजनेस जनता। तो आम जनता के लिए क्या है, फीचर्स क्या क्या है? इजी एक्सेसिबिलिटी है, चेकबुक मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विस भी आप ले सकते हो, इंटरेस्ट भी मिलता है। बेनिफिट्स और क्या है? इंटरेस्ट रेट कम रहता है एफडी के मुकाबले, क्योंकि फिक्स ये जो टाइम डिपॉजिट है उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, सेविंग बैंक में इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। और पोटेंशियल फॉर ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा खर्चा भी कर सकते हो। करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट किसके लिए होता है? बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। करंट अकाउंट में आप अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हो, जितनी बार आपको पैसा निकालना है उतनी बार कर सकते हो। लेकिन सेविंग बैंक में ऐसा नहीं होता। सेविंग बैंक में 5 बार या 10 बार की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर आप गए तो आपको चार्ज पड़ता है। यहाँ भी आपको एटीएम कार्ड, ऑनलाइन बैंक और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या कि आपके बैंक में समझो 1,000 रुपए और आपको अपने सप्लायर को 3,000 का पेमेंट करना है, तो आपने चेक फाड़ के दे दिया। अब जाहिर सी बात है अगर एक कोई नॉर्मल बैंक होता तो 1,000 रुपए के बैंक बैलेंस पे आपका जो 3,000 का चेक था वो बाउंस हो जाएगा। बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या करता है कि आपका वो चेक बाउंस नहीं होगा, बैंक उस चेक का पेमेंट कर देगा सामने वाले को, और आपका बैंक बैलेंस जो है वो -2,000 में आएगा। और करंट अकाउंट में उस पर इंटरेस्ट लगता है और वो इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है अपने बैंक को। अगर समझो आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट कर रखा है करंट बैंक में, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 0। नो इंटरेस्ट अर्न प्राइमरीली फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पस। टाइम डिपॉजिट को देखते हैं। टाइम डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब मैंने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक डिपॉजिट मैंने फिक्स कर दिया। ये मोस्टली बड़े बड़े चंक में, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच दी तो आपके पास 10, 15, 20 लाख आ गए, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें यार, तो आपने 20 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में कर दिया, ताकि आप सोच रहे हो कि यार अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा अपने को, तो आपने वो डाल दिया फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट में अभी आपने समझो 10 साल के लिए डाला है, वो 10 जो 20 लाख आपको मिला है वो आपने 10 साल के लिए डाला है। तो आप वो 10 साल जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप बैंक के दरवाजे जाना ही नहीं, देखना भी नहीं है बैंक को, जब तक 10 साल नहीं होता है। और अगर समझो अर्जेंट जरूरत पड़ गई तो आपको फिर चार्ज चुका के वो आप 10,000 मतलब जो पैसे वो तोड़वा सकते हो, अपनी एफडी तोड़वा सकते हो। तो देखो फिक्स डिपॉजिट होता है फिक्स अमाउंट फॉर अ फिक्स टर्म। फीचर क्या है इसका? हाई इंटरेस्ट रेट, प्रिडिक्टेबल रिटर्न, मतलब आपको पहले से पता होता है कि रिटर्न कितना मिलने वाला है क्योंकि फिक्स रहता है। कैन बी यूज फॉर कोलेटरल फॉर लोन, मतलब आप अपने एफडी को अपना सिक्योरिटीज मान के लोन भी ले सकते हो। मतलब बैंक समझो आपके पास एफडी है 20 लाख की और आपको घर बनाने के लिए 40 लाख का लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट उस एफडी को अपना गिरवी रख के आपको लोन दे देगी। बेनिफिट्स क्या है? लिमिटेड लिक्विडिटी, ज़्यादा आप विड्रॉ ये सब नहीं होता है, और अर्ली विड्रॉल पे आपको लगेगी पेनल्टी। रिकरिंग डिपॉजिट, अब देखो रिकरिंग डिपॉजिट का ज़माना तब था जब म्यूचुअल फंड इतने फेमस नहीं थे। ये रिकरिंग डिपॉजिट होता किसके लिए था? ये होता था सैलरीड पीपल के लिए, जहाँ पे हर महीने सैलरी आती है तो कुछ पैसा लोग अपना रिकरिंग डिपॉजिट में डालते थे। हर महीने आपको 2,000, 3,000 जो भी आपने फिक्स किया है वो उतना पैसा हर महीने कटेगा, और उस पर एफडी का इंटरेस्ट रेट ही मिलता था। हाई इंटरेस्ट रेट एनकरेज डिसिप्लिन सेविंग,
सुटेबल फॉर रेगुलर इनकम अर्नर, मतलब सैलरीड पर्सन। फ्लेक्सिबिलिटी लोअर कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, यहाँ पे मगजमारी बहुत है सेविंग के मुकाबले। दूसरा फीचर दूसरा प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का, लोन देना। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं, जो अप टू 1 ईयर है। मीडियम टर्म किसको बोलते हैं, जो 1 से 5 ईयर्स तक का है। और लॉन्ग टर्म हम बोलते हैं 5 ईयर्स और मोर। फीचर्स क्या है, शॉर्ट टर्म लोन होता है वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, जो बिजनेस का डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, चाहे आ गया कुछ सामान लाना रह गया वैसा। फॉर वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल आपका मीडियम टर्म लोन। और लॉन्ग टर्म लोन है आपका फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लंबे समय के लिए। तो ये ईयर याद रखना, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम, 1 से 5 साल मीडियम, 5 से ज्यादा लॉन्ग। फिर आपको एडवांसेस भी देता है बैंक। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट क्या होता है कि आपको कैश में मतलब आपको कुछ पैसा चाहिए अर्जेंट, तो आपको कैश में पैसा देगा फॉर वर्किंग कैपिटल। इंटरेस्ट रेट तगड़ा लगेगा और इसके लिए कोई अकाउंट नहीं बनता है आपको, नॉर्मली आप जाओगे तो आपको कैश क्रेडिट मिल जाता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अभी हमने देखा करंट अकाउंट वालों को फैसिलिटी मिलती है, और उसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होल्डर। और इंटरेस्ट लगता है, जितना अमाउंट आपने उनसे लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। शॉर्ट टर्म होता है ये। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है, आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, आपको पैसे की अर्जेंट नीड है, तो आप वो बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बैंक के पास गए और बैंक को बोला कि भाई ये देखो, ये मेरा 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक काम करो मुझे जल्दी तोड़वा दो और मेरे को अर्जेंट पैसे की जरूरत है। तो बैंक अपना कमीशन काट के 1 लाख में से आपको 95,000 देगी। ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आपको अर्जेंट पैसे की नीड थी तो आपने वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे दिया। बैंक रिकवर फुल अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवी, जिसने बिल बना के दिया है बैंक उससे जाके पूरा पैसा कलेक्ट कर लेगा। ये था आपका प्राइमरी फंक्शन। आ जाते हैं अपन अपने सेकेंडरी फंक्शन पे। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, अब मैंने क्या बोला, ये ऐसे फंक्शन है जो बैंक्स अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए देती है और कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज है अदर देन बैंक। तो देखना, 2 टाइप का सेकेंडरी फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी माने दलाल वाले काम, यूटिलिटी माने कुछ यूजफुल फंक्शन है आपके लिए। पहले एजेंसी फंक्शन देखो क्या है। पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट, मतलब आपके बिहाफ पे बैंक आपसे मतलब किसी से पैसा कलेक्ट भी कर लेगी और किसी को पेमेंट कर भी देगी, बस आपको बैंक में जाके बोलना है। फॉर एग्जांपल, आपको अपने बिजली का बिल भरना है या फिर म्यूचुअल फंड हर महीने एक स्पेसिफिक डेट पे कटवाना है, तो आप बैंक में जाकर बोलोगे कि मेरे को ये पीरियोडिक पेमेंट वाला ऑप्शन चाहिए, जहाँ पे मैं इस तारीख को मेरे बैंक से ऑटोमेटिक कट जाना चाहिए, मुझे इन चीज़ों का टेंशन लेना नहीं है। तो बैंक आपके बिहाफ में वो काम कर देगा। सेम आपको सैलरी जो आती है, डिविडेंड जो आती है, वो आपके बैंक में आता है। तो ये चीज़ आप क्लिक कराना। चार्जेस क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक इस चीज़ के लिए चार्ज करती है, वो होता है फिक्स अमाउंट, क्वार्टरली या तो एनुअली, साल का चार्ज कर लेगी या तो हर 3 महीने में एक बार चार्ज करेगी। दूसरा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखो, जब तक ये डिस्काउंट ब्रोकर्स जो आज के जमाने में जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये लोग नहीं थे, तब बैंक ही लोगों का शेयर मार्केट का हैंडल करता था। तो देखना, large commercial bank undertake purchase and sell securities as shares, bonds and debentures etc. This handling of security is known as portfolio management. Due to this facility, more clients are opting for such commercial banks. लेकिन अभी कोई ज़्यादा लेता नहीं बैंक से ये सर्विस, अब सब अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर लेते हैं। तीसरा क्या है, फंड ट्रांसफर। देखिए, फंड ट्रांसफर करना, ये तुम सोच रहे होगे कि ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आजकल तो यूपीआई का ज़माना है, किसी को भी कुछ भी पेमेंट करना हो फटाक से स्कैन कर लियो। लेकिन ये जो सिलेबस है वो बहुत पुराना सिलेबस है, तो यहाँ पे फंड ट्रांसफर भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। देखना कि कमर्शियल बैंक फैसिलिटी देता है फंड ट्रांसफर का, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का, और कमर्शियल बैंक कम्स विद वेरियस इनिशिएटिव टू मेक दिस ट्रांसफर हैसल फ्री, मतलब आराम से ट्रांसफर हो जाए। डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है कि पहले के ज़माने में शेयर्स जो होते थे, फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस का शेयर बाई कर लिया या टाटा का शेयर बाई कर लिया, वो शेयर्स सर्टिफिकेट फॉर्म में होते थे, जो आपके स्कूल में आपको किसी इवेंट में जीतने पे जो सर्टिफिकेट मिलता है, एग्जैक्टली वैसा ही शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था। लेकिन अब वो वैसा नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने उसको डीमटेरियलाइज किया है। पहले वो मटेरियल था,
अब उसको डीमटेरियलाइज किया। डीमटेरियलाइज मतलब अभी वो मटेरियल फॉर्म उसका एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ साइबर स्पेस में, मतलब इंटरनेट पे ही एग्जिस्ट करता है। मतलब आपको इंटरनेट पे आप ऐप खोलोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने यूनिट है, आपको सर्टिफिकेट मेंटेन रखने की कोई जरूरत नहीं। और लास्ट है आपका फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। कमर्शियल बैंक्स आपके बिहाफ पे, देखो अगर आपके पास डॉलर है या आपको डॉलर चाहिए तो आपको फॉरेन वो एक्सचेंज बैंक्स में जाना होता था, लेकिन एक्सचेंज बैंक के साथ साथ कमर्शियल बैंक भी ये फीचर देते हैं। फॉरेक्स इज एन अब्रीविएशन, माने फुल फॉर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज। और बैंक परचेजेस फॉरेक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट, मतलब आपसे डॉलर ले लेंगे और आपको बदले में रुपये दे देंगे, और अगर आपको डॉलर की जरूरत हुई तो आपको डॉलर भी दे देंगे। एंड सेल द फॉरेक्स व्हेन द क्लाइंट्स नीड इट फॉर द ओवरसीज ट्रांजेक्शन। यूटिलिटी फंक्शन, कुछ यूजफुल फंक्शन जैसे कि इशू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक। ये क्या चीज है? अ ड्राफ्ट इज एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। आपने अपने कॉलेज की फीस ड्राफ्ट से भरी होगी। खैर अभी तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, जो मैं अपने कॉलेज में था तो हमने डीडी के थ्रू ही अपने कॉलेज की फीस भरी है। डीडी में होता क्या है कि बैंक वाले चेक जैसा ही होता है, वो एकदम एग्जैक्टली दिखने में चेक जैसा है, लेकिन उस पर जो नाम होता है वो प्रिंटेड रहता है, प्रिंट किया हुआ रहता है थ्रू कंप्यूटर, और जिसका नाम लिखा रहता है वो उसी के ही अकाउंट में जाएगा चाहे जो भी हो। बैंक इशूज ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर। अगर आपको डीडी बनवाना है तो जरूरी नहीं है कि आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, आप कोई भी बैंक में जाके डीडी बनवा सकते हो, लेकिन चेकबुक के लिए आपके पास अकाउंट होना जरूरी है। दूसरा है लॉकर फैसिलिटी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में ही चोर बैठे हुए हैं तो आप बैंक की लॉकर फैसिलिटी भी यूज कर सकते हो अपने वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट या सोना रखने के लिए। तीसरा है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको, मतलब ये हमारे लिए तो नहीं, लेकिन ये सर्विस जो होती है वो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल जेप्टो ने बोला कि जेप्टो बोल रहा है कि मुझे ना अभी एक अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना है, तो बैंक को ये बोलता है कि आप मुझे एनालिसिस करके बताओ, एक रिपोर्ट बना के दो कि क्या मेरा रेस्टोरेंट खोलना सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। फिर इनको एनालिसिस ये कंपनी, ये बैंक्स करके देती है। सो बैंक में प्रोवाइड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एनेबल द बिजनेस फर्म टू ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम द मार्केट। और ये यही प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर वो शार्क टैंक में जाते और वो शार्क्स को दिखाते हैं कि ये देखो ये हमारा प्लान है फ्यूचर का, और उसके दम पे वो लोग पैसा अपना रेज कर लेते हैं। गिफ्ट चेक, ये पहले होता था कि किसी को अगर आपको गिफ्ट देना है तो एक गिफ्ट चेक, जैसे कि हम कैश रखते हैं ना लिफाफे में, तो ये गिफ्ट चेक का तरीका था। ये भी अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर को मिल जाता था। कहाँ पे यूज करते थे गिफ्ट चेक? ऑब्वियसली वेडिंग्स, बर्थडेज एक्सेट्रा। अंडरराइटिंग सर्विस। अंडरराइटिंग सर्विस क्या होती है? अंडरराइटिंग सर्विस माने कि फॉर एग्जांपल आपको अपना कंपनी आपकी और आपको आईपीओ लाना है, और आईपीओ का एक कंफर्म रूल है कि 90% शेयर्स पब्लिक ने एक्सेप्ट करने चाहिए, अदरवाइज आपका आईपीओ फेल करवा देंगे। तो समझो इनकेस 90% होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो बैंक्स जो भी कम पड़ रहा है, शॉर्टफॉल हो रहा है, उसको पूरा कर देगा और आपका आईपीओ को सक्सेसफुल कर देगा। बस इसी को कहते हैं अंडरराइटिंग। मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं है, हाल फिलहाल आपको रटना है चीज। और लास्ट है गोल्ड रिलेटेड सर्विस। गोल्ड रिलेटेड सर्विस माने आप चाहे तो बैंक्स में आज के डेट में तो डिजिटल गोल्ड भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि नॉर्मल जो हम गोल्ड बनाते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस और कई पता नहीं कितने सारे चार्जेस होते हैं, जिससे वो गोल्ड की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। बट आप चाहे तो डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हो। आजकल का नया है फंडा, गोल्ड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है आपका बैंकिंग सर्विस। बैंक्स आपको कौन सी सर्विसेज देती है? तो पहला है आपका एटीएम। आपके पास अगर अकाउंट हो तो एटीएम की सर्विस भी मिल जाती है। एटीएम का फुल फॉर्म याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें से आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो। और क्या क्या फीचर देता है एटीएम में? कभी आप एटीएम जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि बैलेंस भी चेक कर सकते हो, किसी को पैसा भेजते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो चेकबुक का एक्सेट्रा। दूसरा क्या है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? देखो दो कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड उसी को मिलता है जिसका बैंक में अकाउंट होता है। क्रेडिट कार्ड उसको, मतलब किसी को भी मिल सकता है, बैंक में अकाउंट हो या ना हो। ये पहली चीज है। डेबिट कार्ड में जब आप डेबिट कार्ड यूज करते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपके बैंक में से पैसा कटता है।
जबकि क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक में से पैसा उस टाइम पे नहीं कटता, लेकिन 1 महीने बाद बिल जरूर आता है। यही बेसिक डिफरेंस है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का। देखना कि क्रेडिट कार्ड इज अ कार्ड, इट अलाउज card holder to pay different transaction he performs. The issuing bank creates a revolving account and grants line of credit. ये कन्वीनियंस देता है कि लोग कैश ना कैरी करें। और डेबिट कार्ड क्या है? ऑफर डेबिट कार्ड एज सुन एज अकाउंट इज ओपन बाय अकाउंट होल्डर। आपके पास अकाउंट होना जरूरी है और आपके अकाउंट में से पैसा कटेगा, डिडक्ट होगा। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस यूज होता है मोस्टली बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के लिए, खासकर तब जब आपका ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा का हो। देखना कि द मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज 2 लाख और ये एक टाइम पे एक ही बंदे को पेमेंट करेगा और जो सामने वाला बंदा है उसको पेमेंट ऑन द स्पॉट रिसीव होगा। तो देखना कि आरटीजीएस पेमेंट मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन विच इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। इट इज द फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर सिस्टम और इसके लिए बैंक आपसे कुछ चार्जेस भी लेगा। एनईएफटी क्या होता है? एनईएफटी मोस्टली जो लोगों की सैलरीज आती है ना, वो एनईएफटी के थ्रू आती है। अब होता है क्या इसमें कि जो कंपनीज है, एनईएफटी का एक फॉर्म भरना होता है जहाँ पे आप मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी के 20 एम्प्लॉय है तो उनका नाम लिखा, उनके अकाउंट होल्डर्स मतलब अकाउंट नंबर लिखे बैंक के, और फिर वो बैंक और उसके बाजू में अमाउंट भी रहता है और वो फॉर्म को वो लोग बैंक को सबमिट करते हैं और बैंक ऑन द स्पॉट सारे लोगों को एक साथ पेमेंट कर देता है। आरटीजीएस में एक बंदे को एट अ टाइम पेमेंट होता था, लेकिन यहाँ पे आप एक पूरा बंच डाल सकते हो, बल्क पेमेंट कर सकते हो। हाँ, प्रॉब्लम खाली यही है कि सामने वाले पर्सन को आधे घंटे बाद वो पैसा रिफ्लेक्ट होता है, जबकि आरटीजीएस में जैसे ही आपने यहाँ से सेंड दबाया उसके पास पैसा पहुंच जाता है। एनईएफटी में ऐसा नहीं होता। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि पहले तो फुल फॉर्म बहुत जरूरी है भाई। आरटीजीएस एनईएफटी का फुल फॉर्म बहुत बार आता है। एनईएफटी स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पे एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच एंड एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर आप कर सकते हैं। मतलब एक्सिस का आपका मलाड में ब्रांच है और आपको भेजना है एक्सिस का कोई यूपी के ब्रांच में तो भेज सकते हो, और एक्सिस बैंक से एचडीएफसी बैंक भी भेजना है तो भी कर सकते हो। वर्किंग आवर्स में ही करना होता है भाई जो एनईएफटी का है। एनईएफटी इज अ डेफर्ड नेट बेसिस वेयर ट्रांजैक्शंस आर बंडल्ड टुगेदर। मैंने बोला ना कि एक साथ बहुत लोगों को यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग क्या है कि ये आजकल सारे बैंक्स का अपना खुद का ऐप है, तो उसके थ्रू ही आप किसी को भी पैसा भेज सकते हो। With introduction of net banking, client is able to transact banking operation with the help of computer, laptop, and other gadgets. The internet banking service enable a client to check various transaction facilities, payment of various things, transferring funds. Mobile banking refers to the use of banking services with the help of mobile phone. Mobile banking मतलब फोन के थ्रू बैंकिंग करना। आपको अगर क्लाइंट बैलेंस इंक्वायरी करना है, चेक मंगाना है, ये सारी चीजें। You can request for balances, transfer of funds, stop payment, issue of checkbook। और लास्ट है IMPS फैसिलिटी। मतलब IMPS फैसिलिटी में क्या होता है कि आप क्विकली किसी को पैसा भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट होती है वो बहुत कम होती है। मतलब आप बड़े पेमेंट नहीं कर सकते, छोटे छोटे पेमेंट ही कर सकते हो। इसका भी फुल फॉर्म याद रखना जरूरी। IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड होता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेयरहाउस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस एंड टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, ये लास्ट स्टेप में आए नहीं है, तो इसको एक बार करके जाना जरूरी है। फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस का मतलब है क्या काम करता है वेयरहाउस। तो पहला काम क्या है वेयरहाउस का? ऑब्वियसली स्टोरेज। दिस इज अ बेसिक फंक्शन। जो ज़्यादा मैं जब प्रोड्यूस कर लेता हूँ, सरप्लस कमोडिटी प्रोड्यूस कर लेता हूँ, तो उसको मुझे वेयरहाउस में रखना होता है। दूसरा काम क्या है? प्राइस स्टेबलाइजेशन। देखिए जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं है। मतलब चावल 40 रुपया 50 रुपया किलो, ये बहुत ही कम प्राइस है। ये कम प्राइस इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो हमारे फार्मर्स है वो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उसे अगर रखने की अगर सुविधा ना हो वेयरहाउस में, तो हमारे जो चावल है सेम 50 वाले 100 रुपये में बिकेंगे। तो प्राइस को स्टेबलाइज करने का काम करता है वेयरहाउस।
Warehouse plays an important role in the process of price stabilization. It is achieved by creation of time utility. In warehouses, usually large stock of good is kept. Fill in the blanks भी आ सकता है कि warehouse कौन सा यूटिलिटी सॉल्व करता है, तो आंसर हमेशा रहेगा टाइम यूटिलिटी. Whenever there is shortage in the market, goods can be immediately supplied through warehouse. जब भी शॉर्टेज होगा तो warehouse से फटाफट जहां भी जरूरत है वहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है. थर्ड है रिस्क बेरिंग. रिस्क बेरिंग क्या है? देखो, वेयरहाउस को संभालने वाला होता है वेयरहाउस कीपर, विकेट कीपर नहीं, वेयरहाउस कीपर. वेयरहाउस कीपर उस वेयरहाउस में ध्यान रखता है जो भी रिस्क हो सकती है वेयरहाउस में, चोरी का रिस्क या फिर कुछ वहां पे कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम हो, जो भी है वहां पे वेयरहाउस कीपर उस चीज का ध्यान रखता है. वेयरहाउस कीपर हैज टू टेक रीजनेबल केयर एंड ऑफ द गुड्स एंड सेफगार्ड देम फ्रॉम वेरियस रिस्क. कुछ भी अगर लॉस हुआ तो उसका जिम्मेदार वेयरहाउस कीपर ही होगा. अगला पॉइंट है आपका फाइनेंसिंग. अभी आपका सामान वेयरहाउस में होगा और समझो आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ी, तो आपको वेयरहाउस कीपर लोन दे सकता है. बदले में क्या रखेगा सिक्योरिटी में? वो गुड्स जो उसके वेयरहाउस में. तो लोन्स कैन बी रेज्ड फ्रॉम द वेयरहाउस कीपर. गुड्स कैन एक्ट एज सिक्योरिटी. इन दिस मैनर वेयरहाउस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. अगला काम है ग्रेडिंग एंड पैकिंग. अगर समझो आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि पैक करने का या ग्रेड करने का, मतलब छांटने का कि कौन सा प्रोडक्ट किन लोग कितने में बिकेगा. फॉर एग्जांपल एप्पल है, तो एप्पल को आप 3 रेंज में बेच सकते हो, एकदम लग्जरी वालों के लिए, मिडल वालों के लिए और एकदम लोअर लेवल के लिए. तो वो ग्रेडिंग होते हैं, जहाँ पे हम लग्जरी वाले के लिए प्रॉपर एप्पल जिसमें कोई कीड़ा ना लगा हो वो सारे, मीडियम में जिसका साइज शेप थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, और लास्ट वाले को बर्बाद एकदम. ट्रांसपोर्टेशन, तो उसको ग्रेडिंग बोलते हैं. सॉरी, पैकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेडिंग ऑफ फूड. ग्रेडिंग कैन बी पैक्ड, उसको आप पैक भी कर सकते हो गुड्स को इन कन्वीनियंट साइजेस एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ओनर. ओनर जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वैसा वो पैकिंग भी करके देंगे. अगली फैसिलिटी जो वेयरहाउस वाले देते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन की. अगर आपके पास मतलब आपने बहुत सारा सामान रखा है वेयरहाउस में, तो वो लोग ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी देते हैं फॉर बल्क डिपॉजिटर्स. इट कलेक्ट्स गुड फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो सेंड्स to the place of delivery. Time utility and place utility. Warehouse create time utility. It also create place utility by providing the goods at the place where they are required. और last point है आपका processing. Certain commodities are not consumed in the form they are produced. Processing is required to make them consumable. Processing करना मतलब for example अभी जो खेतों में राइस उगता है उसके ऊपर कवर रहता है, तो ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्ट अपन खाने लग जाते हैं उस राइस को. वो कवर को निकालना पड़ता है, पॉलिशिंग वगैरह वो सब करते हैं, फिर जाके उसे कंज्यूम किया जाता है. तो प्रोसेसिंग करना जरूरी होता है, वो वेयरहाउस वाले ये फैसिलिटी भी देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, कि कितने प्रकार के वेयरहाउस होते हैं. टाइप पहला है आपका प्राइवेट वेयरहाउस. प्राइवेट वेयरहाउस देखिए उनके लिए जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो लोग बहुत बड़े प्लेयर्स है मार्केट में. It is owned and operated by big manufacturer and merchant fulfill their own storage need. Big firms which need large storage on a regular basis, जिनको रेगुलरली वेयरहाउस का नीड पड़ता है, वो लोग के लिए भी प्राइवेट वेयरहाउस एक अच्छा ऑप्शन है. मतलब खुद का वेयरहाउस बनाने का. प्राइवेट वेयरहाउस का मतलब बिग मैन्युफैक्चरर और होलसेलर मे हैव नेटवर्क ऑफिस ओन वेयरहाउस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जैसे कि हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग का खुद का वेयरहाउसेस है ऑल ओवर द इंडिया, मतलब हर जगह इनका वेयरहाउस है. पब्लिक वेयरहाउस. अब समझो कि पब्लिक वेयरहाउस क्या होता है कि आपको आपका खुद का पास पैसा नहीं है खुद का वेयरहाउस बनाने का, तो आपको कोई सर्विस दे रहा है वेयरहाउस की, तो आप उधर चले जाओ अपना सामान रख लो, तो उस बंदे को बोलते हैं पब्लिक वेयरहाउस. या तो फिर समझो आपके पास बहुत बड़ी जमीन पड़ी है और आपने वेयरहाउस कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो आप भी उस वेयरहाउस का बिजनेस कर सकते हो दूसरों को सर्विस देके वेयरहाउस की. तो देखना, पब्लिक वेयरहाउस इज अ स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट. अभी ये वेयरहाउस में आपको लगने वाला है लाइसेंस, तो ये मोस्टली ओन कौन करता है वेयरहाउस को? इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट वर्क्स अंडर लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट. ये सारी चीजें आपको लिख कर आनी है. मोस्टली ये लो कॉस्ट पर ऑपरेट करते हैं, मतलब सस्ते में आपको ये पब्लिक वेयरहाउस का एक्सेस मिल जाता है. दीज वेयरहाउसेस आर वेल कंस्ट्रक्टेड एंड गार्डेड अराउंड द क्लॉक. और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? रेलवे, हाईवे और वाटरवे में. रेलवेज और ये साइड पे आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे पब्लिक वेयरहाउस. बॉन्डेड वेयरहाउस.
बॉन्डेड वेयरहाउस का मतलब क्या है कि पहली बात, इन बॉन्डेड वेयरहाउस को लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट से, और ये लोग हमेशा पाए जाएंगे आपको जहाँ से शिप आती है पोर्ट के आजू बाजू। क्यों? देखना, बॉन्डेड वेयरहाउस आर लाइसेंस बाय गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज। जो हमने बाहर से सामान मंगाया होता है इंडिया में, उसको स्टोर करने के लिए, आपको ऐसा नहीं कि उसको स्टोर करने के लिए, होता क्या है कि जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी चुकाना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी जो होता है वो आपको चुकाना होता है, और तब तक जब तक आप चुकाओगे नहीं तब तक आप वहां से गुड्स अपना लेकर नहीं जा सकते। तो जैसे ही शिप से गुड्स अनलोड होते हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड में चले जाते हैं, और एक बार उसका पेमेंट हो गया तो फिर आप उसको उस बॉन्डेड में से निकाल के अपने घर लेके जा सकते हैं। तो देखना कि दिस वेयरहाउसेस वर्क अंडर कस्टम अथॉरिटी। वेयरहाउस कीपर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग, उस अंडरटेकिंग या बोल लो बॉन्ड, माने एक प्रॉमिस टाइप। प्रॉमिस क्या कर रहा है वो वेयरहाउस कीपर? प्रॉमिस कर रहा है कि मैं गुड्स यहाँ पे जो है इस वेयरहाउस में वो तब तक नहीं निकालूंगा जब तक इसका कस्टम ड्यूटी पे नहीं होगा। ये प्रॉमिस है, तो इसलिए इसका नाम गिर गया है बॉन्डेड वेयरहाउस। The goods are held in bond and cannot be withdrawn without paying custom duty. If an importer is unable or unwilling to pay custom duty immediately after the arrival, समझो आपके पास पैसा नहीं है तो आप आराम से भी चुका सकते हो इंस्टॉलमेंट में। He can withdraw the goods in installment by paying custom duty proportionately. जितना जितना कस्टम ड्यूटी भरते जाओगे उतना उतना गुड्स वो आपको लेके जाने देंगे। ड्यूटी पेड वेयरहाउस। ड्यूटी पेड वेयरहाउस क्या होता है? देखियो, कस्टम गुड्स आया, गुड्स डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया बॉन्डेड वेयरहाउस में, और आप समझो आपने पैसा भी भर दिया, लेकिन पैसा तो भर दिया आपने कस्टम ड्यूटी, लेकिन आपके पास जगह ही नहीं है यार रखने के लिए गुड्स। तो वहीं पर पोर्ट पे फैसिलिटी है ड्यूटी पेड वेयरहाउस की, मतलब वहां पे ऐसे गुड्स जाएंगे जिनकी ड्यूटी भर चुके हैं, मतलब कस्टम ड्यूटी वहां पे टैक्स भर चुके हैं। तो आप चाहे तो टेम्पररी पर्पस के लिए अपना गुड्स को बॉन्डेड से निकाल के उधर बगल में ड्यूटी पेड वेयरहाउस में रख सकते हो। अब मोस्टली ये फीचर कौन यूज करता है? समझो जिसको अपना रीसेल करना है, फॉर एग्जांपल उसका माल चाइना से आया है और अब उसमें थोड़ा बड़ा पैकिंग करके वो इस माल को श्रीलंका बेचने वाला है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज होती है ड्यूटी पेड वेयरहाउस। देखना, इफ एन इम्पोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन, अगर उसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी देन गुड्स कैन बी स्टोर्ड एट ड्यूटी पेड वेयरहाउस। यहाँ पे हमेशा वही सारे गुड्स होंगे जिनकी ड्यूटी भरी गई होगी, और यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी मिलता है सॉर्टिंग रीपैकिंग करने का, और मोस्टली किसके लिए यूज होता है? री एक्सपोर्ट के लिए। गवर्नमेंट वेयरहाउस, जैसा नाम वैसा काम। वेयरहाउस मोस्टली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट दोनों। जब किसी के लिए स्मॉल, मतलब इट इज डिफिकल्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स टू ओन अ वेयरहाउस, सो दिस गवर्नमेंट वेयरहाउस असिस्ट देम इन स्टोरिंग देयर गुड्स एट नॉमिनल चार्ज। मतलब देखिए, देखा जाए तो समझो आपका बिजनेस है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पब्लिक वेयरहाउस में जाओ जहाँ पे थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होगा लेकिन अच्छी क्वालिटी का सर्विस मिल सकता है, या तो फिर गवर्नमेंट भी है जहाँ पे आपका समझो आपके पास पैसा कम है तो आप गवर्नमेंट वेयरहाउस में भी अपना सामान रखवा सकते हो। कौन कौन सर्विस दे रहा है? CWC, सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन लोग के वेयरहाउस है ऑल ओवर द स्टेट। कोऑपरेटिव वेयरहाउस, नाम में ये है कि ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये लोग भी बहुत सस्ते में देते अपने वेयरहाउसेस। दिस टाइप ऑफ वेयरहाउसेस आर वेरी यूजफुल फॉर फार्मर, ट्रेडर एंड जनरल पब्लिक। लास्ट है आपका कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस। अगर समझो आपका जो गुड्स है वो पेरिशेबल इन नेचर है, तो जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल, तो आपको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है जिसको ठंडा रखा जा सके। तो इन कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस गुड्स आर स्टोर्ड एंड रेफ्रिजरेटेड एट वेरी लो टेम्परेचर। इंटरनेशनल ट्रेड हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू दिस वेयरहाउसेस। जब से कोल्ड स्टोरेज आया तब से अपन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं। ये था आपका पूरा वेयरहाउस। अब आ जाते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, वो है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट, ऐसे तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, आपको बस एक वन टाइम रीडिंग देख के आप खुद से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो अगर ये एग्जाम में आया तो। देखना, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? पहला तो रोड ट्रांसपोर्ट। आपको पता ही है रोड ट्रांसपोर्ट क्या है भाई। रोड ट्रांसपोर्ट, रोड्स आर मीन टू कनेक्ट द पीपल एंड प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। अब फिर भी चाहिए तो ये डेफिनेशन रट के चले जाना। कहाँ क्या क्या चलता है रोड पे?
बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा, बस, कार, ये सारी चीज़ चलती है। रोड कौन से प्रकार के इंडिया के पास, मतलब कौन सा रोड का नेटवर्क है? विलेज रोड, गांव के रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, जिला के रोड, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, ये सारे मिला के रोड है अपने इंडिया में कनेक्टिविटी। एडवांटेजेस देख लेते हैं रोड के। रोड का एडवांटेजेस क्या है? चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सस्ता पड़ता है। फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल एंड गुड्स, फास्ट ट्रैवल करने के लिए काम का है और खासकर छोटे डिस्टेंस के लिए। फ्लेक्सिबल है, लोडिंग अनलोडिंग, जिधर चाहे घर के सामने चाहिए तो सामान उतारना तो घर के सामने उतार देना। डोर टू डोर सर्विस मिलेगी। फीडर ट्रांसपोर्ट टू अदर मोड, फीडर ट्रांसपोर्ट का मतलब बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वहां तक पहुंचने के लिए रोड का ही सहारा लेना है, तो इसलिए फीडर ट्रांसपोर्ट टू अदर मोड्स। रीचेस एरिया इनएक्सेसिबल बाय अदर मोड, जहां जहाँ ये लोग नहीं पहुंच सकते, रेलवे जैसे कि हिली एरियाज पे रेलवे नहीं जा सकता, ना ही वो अपने प्लेन वाले जा सकते, तो वहां पे रोड चला जाता है। डिसएडवांटेज क्या है भाई? नॉट इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे सफर के लिए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, पेट्रोल जला के कितना ही जाओगे। हाई कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, महंगा पड़ जाएगा अगर आपका बहुत हैवी गुड्स है तो। अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन, रोड पे गड्ढे हो जाते बारिश में तो लफड़े हो जाते, ट्रैफिक बहुत होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये कुछ थे आपके डिसएडवांटेजेस, ये आपको याद कर लेना। रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट क्या है भाई? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन रेल लाइन, जो रेल लाइन से हम ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, गुड्स को भी और पैसेंजर को भी। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इंडिया फेमस ही अपने रेलवे सिस्टम के लिए, ये याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क इंडिया के पास है। और इसको चलाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये लोग चलाते हैं। अपने पास पॉपुलर रेल है, मतलब पॉपुलर ट्रेन है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, डोरंटो, शताब्दी, इंटरसिटी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। और अपने पास चाहिए तो लग्जरियस भी है, अगर आपके पास पैसा थोड़ा है तो आप जा सकते हो पैलेस ऑन व्हील, डेक्कन ओडिसी, रामायण एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस। फायदे क्या है रेल के? कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे सफर के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप गांव जाते हो तो रेल में कितना मजा आता है। सूटेबल फॉर हेवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ज़्यादा सामान भी लेके जाने के काबिल है। फास्टर देन रोड फास्ट पहुंचोगे क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का कोई सीन ही नहीं है, फटाफट पहुंच जाओगे। लेस अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। डिसएडवांटेजेस, पहला डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटे जो डिस्टेंस है वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं, उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट आपका सही है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन रिमोट एरिया, कुछ जगह पे अभी तक रेल पहुंची नहीं है। हाई रिस्क ऑफ लॉसेस इन एक्सीडेंट, यहाँ पे एक्सीडेंट वैसे तो कम होता है लेकिन जब होता है तो फिर बहुत लोग सीधा चले जाते हैं। लिमिटेड टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एंड नो डोर टू डोर सर्विस, घर तक तो आपका रेल पहुंचता नहीं है, रोड ट्रांसपोर्ट तो पहुंच जाता है। तीसरा है आपका एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई। एयर ट्रांसपोर्ट कैरीज द गुड्स एंड पैसेंजर थ्रू एयरवेज बाय यूजिंग डिफरेंट क्राफ्ट लाइक एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट माने जहाँ जिसमें गुड्स जाते हैं, एयरक्राफ्ट में इंसान भी जा सकता है, और हेलीकॉप्टर। इट इज द फास्टेस्ट मोड, फिल इन द ब्लैंक्स आया तो लिख लेना भाई, सबसे तेजी से कौन पहुंचता है? ऑब्वियसली एरोप्लेन। एयरप्लेन ट्रांसपोर्ट इज सुटेबल इन केस ऑफ इमरजेंसी में सबसे कारगर ये ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, जहाँ पे वॉर, मेडिकल सिचुएशन आ गया या बाढ़ वाढ़ कुछ आ गई तो रेस्क्यू आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर के थ्रू करवाते हैं। अभी एयर ट्रांसपोर्ट में भी दो चीज़ है, एक तो होता है डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, आपको जिधर भी जाना हो तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, या तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। तो डोमेस्टिक में आपके पास कंपनीज कौन सी है? एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है। इंटरनेशनल में आपके पास कटार एयरवेज। अभी एडवांटेजेस क्या है भाई? फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, काम आता है ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड वॉर। नो नीड फॉर सेपरेट रूट कंस्ट्रक्शन, ऊपर थोड़ी ना रूट बनाना है, सीधा हवा में चलना है। लेस पॉल्यूटिंग देन रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबल टू रिमोट एरियाज। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है यार, बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, अगर इनकेस बहुत ज़्यादा बारिश आई तो फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती है। नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, जेब ढीली हो जाएगी। हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन, मतलब अगर आपको दूसरे कंट्री में जाना है तो आपके पास वीज़ा वो सब होना चाहिए, तो सर इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन हो। अगला ट्रांसपोर्ट है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट।
वाटर ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है भाई? वाटर ट्रांसपोर्ट माने आप शिप से जाना चाहते हो, क्रूज में बैठ के आराम से ट्रैवल करना चाहते हो, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस है जो आपको करना चाहिए। वाटर ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, बोट्स, स्टीमर, लॉन्चेस, शिप्स। यहाँ पे क्या होता है कि विद दिस हेल्प मीन्स गुड्स एंड पैसेंजर आर कैरिड टू डिफरेंट प्लेस विद इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। जब गुड्स इनसाइड कंट्री के अंदर ही घूम रहा होता है इंसान या लोग, मतलब मुंबई से जाना है केरला तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। When the different means of transport are used to carry goods and passenger on the ocean or sea route is called as sea transport. अभी इंडिया में कौन सी डिपार्टमेंट है जो इस पे ध्यान रखती है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है। अगला पॉइंट है आपका मोनोरेल एंड मेट्रो। मुंबई में तो देखा ही आपने, मुंबई में, बैंगलोर में, सारे ऑलमोस्ट सारे जो मेजर सिटीज हैं वहाँ पे मेट्रो धीरे धीरे आ चुका है। दीज आर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, फटाक से किधर भी पहुंच सकते हो और एकदम टाइम का पक्का। अब जो नॉर्मल ट्रेन है वो लेट हो भी सकते हैं, लेकिन ये मेट्रो लेट नहीं हो सकते। दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग टू। इलेक्ट्रिक होती है, जो मेट्रोस होती है मोस्टली सारी इलेक्ट्रिक होती है। मोनोरेल इज अ रेलवे in which track consists of single rail or beam. The term is used to describe the beam of the system or the train traveling on such a beam or track. From passenger perspective, monorails can have some advantages over the modes as such as there is no intersection turn. आप देखना कि जो मेट्रोस होते हैं वो हमेशा सीधी लाइन में होती है, उसमें टर्न का सिस्टम है नहीं, ट्रैफिक जाम तो पॉसिबल ही नहीं है, एंड एब्सेंस ऑफ कल्यूजन, मतलब एक रूट पे वन वे ही चलता है। मतलब एक रूट पे ऐसा नहीं होगा कि वहाँ से भी आएगी और यहाँ से भी जाएगी, एक रूट पे या तो इस तरफ जाएगी और वही सेम ट्रेन रिटर्न भी आती है। रोपवे क्या है? मतलब अगर हिली एरिया में आपको ट्रांसपोर्ट करवाना होता है तो रोपवे एक अच्छा ऑप्शन है कि सीधा आपको बैठना है और वो रोप के थ्रू ऐसे चले जाता है। Ropeway refers to the mode of transport which connect two places on the hills or a cross valley or a river. In ropeway transport, trolleys move on wheels connected to a, मतलब वो जो रोप होता है उसके ऊपर पहिया रहता है और वो पहिए के नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें हम बैठे होते हैं और वो उसको लेके जाता है। Examples of रायगढ़ रोपवे at रायगढ़ फोर्ट, रोपवे at सोनमार्ग in श्रीनगर। और लास्ट ट्रांसपोर्ट है आपका पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सेंड्स गुड थ्रू पाइप, मोस्टली लिक्विड एंड गैसेस। जो पानी ट्रांसफर होता है, अपने को तेल आता है दूसरे कंट्री से, ये सब पाइपलाइंस के थ्रू आता है। शॉर्ट डिस्टेंसेस सिस्टम एग्जिट फॉर सीवेज स्लरी वाटर, वाइल लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क आर यूज्ड फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पानी के लिए शॉर्ट डिस्टेंस वाले पाइपलाइन और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में लंबे नेटवर्क होते हैं। इसी के साथ हमने पार्ट 1 अपना ख़त्म कर लिया है। इसको जितनी बार हो सके उतना सुनो, थोड़ा बड़ा हो गया है मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने का। आपका काम सिर्फ इतना है, इसे जितना हो सके उतना सुनते रहे। आप जब भी चल रहे हो, टहल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो आप इसको सिर्फ ईयरफोन लगा के चुपचाप सुनते रहना, आपका काम बन जाएगा इसी में। और जब 2-4 बार सुन लोगे तो एक बार जब बुक खोलोगे तो आपको सारा चीज़ याद आने लग जाएगा। अब सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।